हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि यूआरएल जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। इसी के साथ में हमने पोर्ट नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूआरआई के बारे में, W3 के बारे में, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब सर्वर, इसी तरीके से W3 और इंटरनेट किस तरीके से डिफरेंट है, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट बात करते हैं यूआरआई की। यूआरआई जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जैसा कि इसका नाम है, इट इज़ अ जेनरिक टर्म फॉर ऑल द नेम एंड एड्रेसेस विच शो ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज शो होते हैं, उन सभी के नेम और एड्रेस को ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आता है, जो कि यूनिफॉर्मली आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इट इज़ जनरली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच आइडेंटिफाइज अ लॉजिकल रिसोर्स और द नेम एंड लोकेशन ऑफ अ फाइल और रिसोर्स इन अ यूनिफॉर्म फॉर्मेट। ये एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर एक टाइप की स्ट्रिंग होती है जो किसी भी रिसोर्स को या किसी भी फाइल को, जो कि W3 के ऊपर होती है एज अ ऑब्जेक्ट की तरह, उसके नेम को, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आती है। और ये आइडेंटिफिकेशन एक यूनिक फॉर्मेट के अंदर होता है जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म फॉर्मेट। यूआरआई बेसिकली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे कि हम यूआरएल कहते हैं, जो एक टाइप से किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसे कि हम एक तरीके से वेब एड्रेस कहते हैं। इसी तरीके से यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, जिसे कि हम यूआरएन कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम जो होता है वो किसी भी रिसोर्स के नेम को यूनिफॉर्मली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये दो टाइप्स होते हैं यूआरआई का, यानी कि यूआरएल जो है वो यूआरआई का एक सबसेट होता है। इसी तरीके से यूआरएन भी जो है यूआरआई का एक सबसेट होता है। इट अनेबल्स रिसोर्सेज टू बी एक्सेस बाय अदर कंप्यूटर अक्रॉस द नेटवर्क और ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक तरीके से रिसोर्सेज को अनेबल करवाती है कि वो दूसरे कंप्यूटर्स के थ्रू नेटवर्क का यूज़ करते हुए एक्सेस की जा सकती है नेटवर्क के ऊपर या फिर कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। यानी रिसोर्सेज को किसी भी कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है नेटवर्क के ऊपर या वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास में आती है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, जिसे कि हम कहते हैं डब्ल्यू जिसे कि हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, या इसे हम W3 की तरह भी कह सकते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और वेब पेजेस स्टोर इन वेब सर्वर एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। इसका मतलब ये होता है W3 जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट जो कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। वेब पेजेस क्या होते हैं, जिसके अंदर वेल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर होते हैं और आपस में एक दूसरे से हाइपर लिंक के थ्रू लिंक रहते हैं। और ये जो भी वेबसाइट्स होती है वो वेब सर्वर के ऊपर स्टोर रहती है, जो कि हमारे लोकल कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती है, जिसके लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे हम हमारे ब्राउज़र के अंदर जाते हैं तो उस ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर जब हम सर्च करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो एक तरीके से ये सर्च करने के लिए हम कोई भी जैसे हम साइट डालते हैं, जैसे www.google.com, gmail.com, yahoo.com, तो ये एक तरीके से क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। Users can access the content of these sites from any part of the world over the internet using these devices such as computers, laptops, cell phones, etc. अब ये इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, ये टेक्स्ट हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, ऑडियोज़, वीडियोज़, किसी भी टाइप की जो है ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिसको यूज़र कहीं से भी यानी पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से जो है वो इन साइट्स को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट का यूज़ करते हुए, जो कि www के ऊपर ये कंटेंट अवेलेबल रहता है। और डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस का इसके लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे सेल फोन्स का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, इनका यूज़ करते हुए इन डेटा को एक्सेस किया जाता है। www अलॉन्ग विथ इंटरनेट अनेबल द रिट्रीवल एंड डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट एंड मीडिया टू डिवाइस। W3 का यूज़ करते हुए, जो कि इंटरनेट के साथ में वर्क करता है, ये किसी भी डेटा को, किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए और उनके रिट्राइवल के लिए यूज़ में आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप व्हाट इज़ कंप्यूटर सर्च करते हो या डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर आप आपके ब्राउज़र के अंदर सर्च करते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होती है वो वेबसाइट आपको वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवाती है, जो कि इंटरनेट के थ्रू होती है। और ये इंटरनेट आपके लोकल कंप्यूटर से जो है कनेक्ट रहता है और इसी इंटरनेट का यूज़ करते हुए आप W3 से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस कर सकते हो। अब बात आती है कि वेबसाइट्स क्या होती है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होस्टेड ऑन वेब सर्वर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दैट इज़ एक्सेस थ्रू URL।
बेसिकली वेबसाइट जो होती है वो डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस का कलेक्शंस होती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट मीडिया कंटेंट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, और ये होस्ट होती है हमारे वेब सर्वर के ऊपर। वेब सर्वर जो कि एक टाइप का सर्वर होता है जहाँ पे ये सारे डेटा जो है वो स्टोर रहता है, किसका यूज़ करते हुए, इंटरनेट की मदद से। यानी इंटरनेट की हेल्प से जो भी डेटा होता है वो हमारे वेब सर्वर के ऊपर स्टोर रहता है, और इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूआरएल का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा www.gmail.com, इसी तरीके से google.com का आप यूज़ में लेते हो, तो ये एक तरीके क्या होती है। इसी तरीके से आप कोई भी डेटा को एक्सेस कर रहे हो तो डेटा को एक्सेस करते हो, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर आपने सर्च किया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होगी वो सारी उनके वेब पेजेस के साथ में होगी, और वो सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा देगी। सो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि W3 को इन्वेंट किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, टिम बर्नर्स ली ने, 1989 के अंदर। तो टिम बर्नर्स ली जो है वो इसके इन्वेंटर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस जिन्हें कि हम वेल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं दैट रन ऑन ब्राउजर दैट नीड्स होस्टेड। वेब पेजेस क्या होती है, वेल स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा जो है इन्वॉल्व रहता है, डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स होते हैं। हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर रहती है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से हाइपर लिंक के थ्रू लिंक रहते हैं, और जिसके लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र के ऊपर रन होती है। तो वेब पेजेस को मिला करके ही हम वेबसाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में वेब सर्वर क्या होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिपोजिटरी वेयर एनी वेबसाइट आर होस्टेड। ये एक टाइप की रिपोजिटरी होती है जहाँ पे जितनी भी वेबसाइट होती है वो होस्ट रहती है, यानी जितना भी डेटा वेबसाइट्स का होता है जिन्हें कि हम वेब पेजेस का कलेक्शन भी कहते हैं, वो स्टोर रहता है हमारे वेब सर्वर के ऊपर। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब, और वेब आर वेब पेजेस which are formatted in HTML and connected by links called hypertext or hyperlink and accessed by HTTP। ये एक तरीके से वेबसाइट जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब होती है, या जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनका कलेक्शन होती है, जो कि हमारे HTML जिसे कि हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जो एक टाइप की लैंग्वेज होती है जो डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करती है। और इसके अंदर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी जितने भी वेब पेजेस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से लिंक्स के थ्रू जो है, जिन्हें हाइपर लिंक्स कहा जाता है, उनके थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और इनको एक्सेस करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। HTTP प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ में आता है, जब क्लाइंट सर्वर तक रिक्वेस्ट करता है किसी भी डेटा के लिए, तो वो W3 का यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट करता है। वहाँ से सर्वर जो भी डेटा होता है, जैसे कि हम वेब सर्वर भी कह सकते हैं, वहाँ से जितना भी डेटा होता है उसको क्लाइंट तक अवेलेबल करवा देता है, यानी कि एक तरीके से रेस्पॉन्स देता है। ये काम होता है हमारे पास में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। Small websites store all of their web pages on a single server, but big website or organization place their web page on different server in different countries, so that when user of a country search their site, they could get the information quickly from the nearest server। जो छोटी छोटी वेबसाइट्स होती है वो पर्टिकुलर एक ही सर्वर के ऊपर अपने वेब पेजेस को स्टोर करके रखती है, लेकिन कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है या बड़ी वेबसाइट्स होती है तो वो अपने डेटा को डिफरेंट सर्वर के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर स्टोर करके रखती है। तो किसी भी कंट्री से अगर किसी भी साइट के बारे में सर्च किया जाता है तो आसानी से उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो फटाफट से यूज़र को अवेलेबल हो जाती है। यानी जब स्मॉल साइट्स होती है तो उसके लिए सिंगल सर्वर का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर बिग वेबसाइट्स होती है तो उनके लिए डिफरेंट टाइप के सर्वर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ में आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कि www क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। इसे हम कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स भी कह सकते हैं। वेबसाइट जो कि वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, वेब सर्वर जहाँ पर ये इन सारी वेबसाइट जो है ये होस्ट होती है, यानी इनका जितना भी डेटा होता है वो वेब सर्वर के ऊपर स्टोर रहता है। अगर स्मॉल वेबसाइट है तो वो एक सिंगल सर्वर के ऊपर स्टोर रहती है। इसी तरीके से अगर बिग वेबसाइट्स होती है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, तो ये बड़े सर्वर के ऊपर यानी कि डिफरेंट सर्वर के ऊपर स्टोर रहती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट और W3 दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, और ये W3 किस तरीके से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।